हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं अनुप्रिया तिवारी और आज आपसे बात करूंगी मैं 6th क्लास के एनसीईआरटी का, जो कि 5th चैप्टर है, उस पर आज हम बात करेंगे। देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। इसके पहले 4 चैप्टर मैंने कवर कर लिए हैं, तो इस वीडियो के सारे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। और जो स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इसके पहले जो है मैंने 4 वीडियो को डिस्क्राइब कर दिया है। तो अगर आप 20 से देखते हैं तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पहले उसे जाकर के देखें, फिर इसको देखें। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो इसमें जैसे कि है किंगडम्स, किंग एंड अर्ली रिपब्लिक, यानी कि अगर आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसमें किंगडम यानी राज्य की बात करी गई है, राजा की बात की गई है। उसके साथ अर्ली रिपब्लिक यानी उस टाइम के गणतंत्र यानी राज्य कैसे होते थे, आज हम उसके बाद बात करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हाउ कैन मैन बिकम रूलर्स, यानी कि जो है आदमी रूलर कैसे बनता था। उस टाइम रूलर बनने का था थोड़ा सा ट्रेडिशन बताऊँ तो वहाँ चूजिंग लीडर बनता था। पहले कि चूज किया जाता था रूलर को, और उसके बाद उसकी कुछ क्वालिटीज़ होंगी, जैसे कि मैंने नेक्स्ट चैप्टर में, इसके प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि वहाँ पर लोगों को जो है मतलब उनकी कैपेसिटी, उनकी जो है करेज में उनको चूज किया जाता था। तो उस तरीके से यहाँ पर चूज किया जाता था लास्ट 50 ईयर्स हो, यानी कि लास्ट के 50 ईयर्स में जो है उसे चूज किया जाता था। तो उसके बाद के टाइम में फिर चूज करना नहीं, वो हेरिडेटरी हो गया। तो यहाँ पे अराउंड 3000 ईयर्स अगो सम मेन बिकम रिकॉग्नाइज्ड राजाज परफॉर्मिंग बिग सेक्रीफाइस। जो 3000 ईयर्स अगो जो राजा बने थे, 3000 ईयर्स अगो में जो राजा बने थे वो जो है सेक्रीफाइसेस करते। सेक्रीफाइस मतलब इसको हवन कहा जाता है, यज्ञ। तो यज्ञ करते थे, कहीं कहीं वो जो है जानवरों को भी यज्ञ में बलि देते थे, और कहीं कहीं वो जो है मैक्सिमम तो वो ग्रेन से ही करते थे, जैसे करंट में होता है। तो वो एक यज्ञ करते थे, इसका नाम है ये अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ के थोड़ा सा आपको प्रोसीजर बताऊं तो उसमें होता क्या है कि अश्वमेध यानी अश्व यानी घोड़ा, एक घोड़े को राजा जैसे सब जगह युद्ध करके आए और उसे लगे कि मुझसे ज्यादा तो कोई शक्तिशाली नहीं है, तो वो यज्ञ करता था। तो करता क्या था, एक घोड़ा जो है लेकर के मतलब छोड़ देता था, वो जिस राज्य में जाता था वो पूरे जो है अगल बगल के एरिया में घूमता था। अगर कोई राजा उसे पकड़ लेता था तो उस राजा को, जिसका घोड़ा है, उस राजा से उसे युद्ध करना पड़ता था। अगर वो हार जाता था तो फिर जो है वो राजा अश्वमेध यज्ञ करने में सफल होता था। इस तरीके से करता था। अगर कोई नहीं उसे पकड़ता यानी उसकी राजा को कोई चैलेंज नहीं स्वीकार करता है, उसके मित्र बने रहना चाहते हैं, तो फिर वो घोड़ा कोई पकड़ता नहीं था, और जिसकी वजह से राजा अपने आप को विजयी घोषित करके और ये यज्ञ करता था। तो इस तरीके से इस जो है अश्वमेध यज्ञ में बात की गई है। राजा सेंट्रल फिगर ऑफ दिस रिचुअल्स, और राजा ही मतलब एक केंद्रीय बिंदु था जो कि इसे जो है करता था। और उसके लिए एक स्पेशल सीट होती थी जो कि टाइगर की स्किन की होती थी, उस पर राजा बैठ करके यज्ञ करता था। और हिज चैरिटर यानी कि इसका जो सारथी होता था, मतलब वो घोड़े को चलाने, रथ को चलाने वाला, वो चैंपियन होता था बैटल फील्ड में, क्योंकि वो ऑलरेडी जब बैटल को जानता रहेगा तभी वो बैटल में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। यू नो अबाउट दिस। तो इस तरीके से जो है वहाँ पर उसके रिलेटिवली जो उसके रिलेटिव्स होते थे वो भी युद्ध में बैठते थे, यानी कि सॉरी यज्ञ में बैठते थे, जैसे कि उसकी वाइफ हो गई, उसके बच्चे हो गए। और वो लोग एक माइनर रिचुअल्स भी फॉलो करते थे, यानी कि राजा अगर जैसे कोई बड़ा रिचुअल्स है तो राजा फॉलो करता था, राजा उसे करता था, उसके बच्चे परफॉर्म करते थे, और उसका बच्चा और उसकी वाइफ यानी उसके संतान होती थी, बेटा बेटी, वो लोग माइनर रिचुअल्स को फॉलो करते थे। और नेक्स्ट है राजा सिंपली स्पेक्टेटर्स हु हैड द सीट्स परफॉर्मिंग इन सैक्रिफाइस, यानी राजा एक स्पेशल होता था जो कि उसमें बैठता था। प्रीस्ट परफॉर्म रिचुअल्स, यानी जो प्रीस्ट होता था वो राजा को जो पवित्र करता था। राजा के आके बैठा तो उसके बाद जल डाल करके उसको पवित्र करता था, और उसके बाद फिर यज्ञ शुरू होता था। तो उनके लिए जो विश मैंने जो बताया था, जो कि आज करंट का देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट जिसको कहते हैं करंट में, तो वो विश होता था। तो वो इसके सारे लोग जो है मतलब जो जितने विश्वपति होते थे वो राजा के लिए एक जो है तो गिफ्ट लेकर आते थे। और इस यज्ञ में शूद्रास नहीं अलाउड थे, वो एक्सक्लूड रहते थे। तो इस तरीके से यज्ञ किया जाता था। और नेक्स्ट वर्णास को देखें तो करंट टाइम में जैसे वर्ण सिस्टम तो आप जैसे जानते होंगे कि इंडिया में बहुत सारी जातियां हैं, उनको कहा गया है। जैसे करंट टाइम में जब वर्ण की शुरुआत हुई चाणक्य के टाइम से कहा जाता है चाणक्य।
सॉरी ये चाणक्य। तो चाणक्य ने किया था क्या कि 4 उसमें डिस्क्राइब किया था। सबसे पहले यहाँ पर ब्राह्मण को रखा था उन्होंने टॉप में, फिर उसके बाद क्षत्रिय रखा था, यानी ब्राह्मण यानी कि जो सबको सलाह दे, जो सबका गुरु हो यानी शिक्षा दे, उसकी बात करता है। क्षत्रिय यानी कि जो अपने प्रजा की रक्षा कर सके, उसके लिए क्षत्रिय यानी राजा को कहा गया, यानी राजा की कैटेगरी के लोग, और जो नहीं होते थे वो सैनिक बनते थे। और उसके क्षत्रिय के नीचे वैश्य होता था, यानी कि जो व्यापारी होता था, इसको आज करंट में हम बिजनेसमैन कहते हैं, तो वो इस तरीके से सारा यूज करता था। और नीचे होते थे शूद्र, यानी शूद्र जैसे कि होता है कि एज ए सर्वेंट वो वर्क करते थे। तो इस तरीके से 4 कैटेगरी में बांटा गया था, तो उसी को वर्ण सिस्टम कहा गया। जातियां यानी जातियों में जो है बंटवारा, इसी के क्षत्रिय फाइट बैटल यानी युद्ध लड़ता था, प्रोटेक्ट पीपल मैंने जो बताया। वैश्य यानी जो फार्मर्स होते थे, हार्डर्स होते थे, ट्रेडर्स यानी जो कि कुछ प्रोड्यूस करने का वर्क करते थे, उनको लिए यूज किया गया। और शूद्राज यानी कि जो सर्व अदर द 3 ग्रुप्स, इन तीनों ग्रुप के लिए जो वर्क करता था वो जो है शूद्र होता था। तो इस तरीके से हो गया। और नेक्स्ट है टॉपिक आज का जनपद। हम आज पढ़ेंगे जनपद। जनपद में जैसे कि स्टार्ट जब हुआ पहले जो है तो 16 जनपद थे पूरे भारत में, फिर धीरे धीरे इसमें पहले 4 जनपद का उद्भव हुआ, 4 जनपद से फिर 16 बने। तो हम उसकी बात करेंगे कि वो जो है कैसे हुआ। तो राजा हु परफॉर्म दिस बिग सेक्रीफाइस, यानी राजा जो एक बड़ा उसमें यज्ञ करता था, सेक्रीफाइस करता था। ना रिकॉग्नाइज्ड राजा ऑफ द जनपदास रेदर देन जनास, यानी जनपद का जो राजा होता था उसे जन कहा जाता था, यानी जो एक राज्य हुआ, राज्य को जो है जनपद कहा गया, उसका जो राजा है उसको जन कहा गया। तो इस तरीके से उसका जनपद का मतलब हो गया, वहाँ पर अगर देखा था जन यानी कि भूमि जो है कहा गया है, सेटल डाउन यानी यहाँ पर लोग रह रहे हैं, तो उसकी बात करता है। नेक्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हैव द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द सेटल इन द जनपदास इन पुराना किला इन दिल्ली। जैसे दिल्ली में पुराना किला आपको देखने के लिए मिल जाएगा, अभी भी है। तो वहाँ पर आपको जो है वो जनपद के रूप में एक था, एक जैसे हस्तिनापुर वो जनपद के रूप में था, नियर मेरठ के पास, आप जानते ही हैं। और अतरंजी खेड़ा भी है, नियर एटा जिला यानी कि यूपी के पास है, यूपी में सॉरी। और दे फाउंड द पीपल लिव्ड इन हट्स, यानी यहाँ पर जो सामान्य लोग रहते थे वो हट में रहते थे, और वो जो है राइस, व्हीट, बार्ले इस तरीके से उगाते थे, प्रोड्यूस करते थे जो है ग्रेन। और वो जो है अर्थन पॉट्स यानी जो मिट्टी का बर्तन होता है उसको बनाते थे, जैसे कि ये है। और सम अदर ग्रे कलर, जैसे वो ग्रे कलर का यूज भी करते थे, जिसको हम ग्रे पेंटेड कहते हैं। और वन स्पेशल टाइप पॉटरी फाउंड इन साइट्स एंड नोन एज द पेंटेड ग्रे वेयर, यानी कि जिसको पेंटेड ग्रे वेयर यानी कि पेंट करके भी वो जो है उसको बनाते थे, यानी कि पकाने के बाद उसे पेंट कर देते थे। तो इस तरीके से जो है बात करते हैं उसे सिंपल लाइन्स आर द जियोमेट्रिक पैटर्न, यानी कि जैसे ये देख सकते हैं ये पेंटेड है, तो जियोमेट्रिक पेंटेड टाइप बना है, यानी ट्रायंगल टाइप्स कुछ बना हुआ है, इस तरीके से डिजाइन भी बनाते थे। और उसके बाद हम महाजनपदास की बात करें तो महाजनपदास यानी 16 महाजनपद थे, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो जैसे 4 से शुरुआत हुई थी, तो वहाँ पर जो है सबसे बड़ा जनपद देखा जाए तो मगध था, वज्र कौशाम्बी में जो है, उसके बाद इधर अवध में था, इस तरीके से। तो 2500 ईयर से अगो जनपदास बिकम इम्पोर्टेंट देन अदर्स, यानी फिर जो जनपदास थे वही महाजनपद के रूप में उभर कर आए, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए और उन्हीं को महाजनपद कहा गया। यानी कि छोटे छोटे जो विष थे, छोटे छोटे जो एडमिनिस्ट्रेशन थे, उनको मिलाकर के एक बड़ा बड़ा जन बनाया गया, जिसको महाजनपद कहा गया। तो नॉन एज महाजनपदास एंड दीज सोन, यानी मैप में इसमें दिखाया गया है, मैं आपको दिखाऊंगी। और वो महाजनपद की जो है कैपिटल को पूरी तरीके से फोर्टिफाइड कर लेते थे, जिससे 2 फायदे होते थे। एक तो राजा की प्रॉस्पेरिटी दिखती थी, जितनी ऊंची बिल्डिंग होगी, जितना ऊंचा जो है वो फोर्टिफाइड होगा, यानी कि उसका फोर्ट होगा, उसके जितनी मोटी दीवारें होंगी, वो राजा की प्रॉस्पेरिटी दिखाता है। और उसके साथ साथ एक हेल्प ये हो जाती थी कि कोई भी राजा अगर दूसरा अटैक करता था, सारी पब्लिक को उसी किले में रख लिया जाता था, यानी किला बहुत बड़ा होता था और उसी के अंदर खाना पानी की व्यवस्था की जाती थी और बाहर नहीं निकलने का चांस होता था, जिसकी वजह से कोई राजा अटैक करता था तो उसके अटैक से लोग बच जाते थे। तो वहाँ ये बात करते हैं, करंट की तरह नहीं है, जैसे करंट में तो मिसाइल छोड़ देते, पर उस टाइम मिसाइल वाला सिस्टम था नहीं, तो जिसकी वजह से वो वाल के उसमें बच जाते थे। और वो जो है
वुड और ब्रिक्स स्टोन से बना हुआ रहता था, बड़ी बड़ी दीवार होती थी। और फोर्ट वर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज पीपल अफ्रेड ऑफ द अटैक, यानी वो अफ्रेड की वजह से मैंने जो बताया कि अफ्रेड की यानी बार बैटल जो है किसी अदर कि उसके ऊपर अटैक ना करे, उसके बचने के लिए भी वो करते थे। जैसे करंट में आपको महाजनपद आज दिखा देते, जैसे एक गांधारा महाजनपद था, ये है जिसमें आपने महाभारत में से देखा होगा महारानी गंधारी जो थी वो इन्हीं गंधार के राजा की बेटी थी। तक्षशिला दूसरा ये इसकी राजधानी थी। ये है कुरु, इसकी हस्तिनापुर राजधानी थी। पांचाल है, उसके बाद कौशल है, उसके बाद कौशाम्बी है, ये जो है राजगृह है, मगध की राजधानी वैशाली है। उसके बाद अवंती जो कि उज्जैन में है। तो इस तरीके से जो है 4 महाजनपद दिखाए गए हैं बड़े बड़े, और जो 16 है उस तरीके से, लेकिन 16 का काम नहीं है, सिर्फ 4 आपको जानना है और हम क्लास के टाइम में जान लेंगे कौन क्या कितना इम्पोर्टेंट है। और वो जो है वॉल्स को प्रोटेक्शन के लिए भी बनाते थे, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। उसके बाद फिर है रिच पावरफुल, दे वेर बिल्डिंग रियली लार्ज एंड इम्प्रेसिव वॉल्स अराउंड दिस सिटी, यानी बहुत ऊंची दीवारें होती है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। ये यूपी में इलाहाबाद में बनी हुई है, तो बहुत ऊंची बिल्डिंग है और सारी इसकी वॉल्स बहुत ऊंची है, तो आप इसे देख सकते हैं। और क्या बात करता है, रिक्वायर्ड ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग, यानी वो प्लानिंग पहले करते थे बिल्डिंग बनाने के लिए, उसके बाद उसे तैयार करवाते थे। 1000 ऑफ मैन वीमेन एंड बच्चे भी उसमें वर्क करते थे, ऐसा नहीं है कि ओनली मैन करते थे, उसमें बच्चे बूढ़े आदमी सब सारे आदमी मिलकर के वर्क करते थे जो लेबर होते थे। एंड रिसोर्स हैड टू बी फाउंड एट ऑल, और उनको जो है फिर पैसा दिया जाता था जिसके बदले वो अपना काम कर सकें। तो न्यू राजाज नाउ बिगैन मेंटेनिंग आर्मी, और जो अब नए राजा आए महाजनपद के टाइम में, तो उन्होंने अपनी आर्मी मेंटेन की। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि राजाओं की अपनी कोई पर्सनल आर्मी नहीं थी, जो कि एंशिएंट इंडिया में थे, जो कि वैदिक जो है पीरियड में थे, लेकिन जो वो अपनी जो है आर्मी को भी मेंटेन रखते थे। और उसके बाद फिर जो है यहाँ है कि सोल्जर्स पेड रेगुलर सैलरी, यानी जो सोल्जर्स होते थे वो रेगुलर सैलरी पेड करते थे, उनको मतलब सैलरी दी जाती थी जो है सैलरी के रूप में, ना कि उनको जैसे कि होता था वो एकता वाला सिस्टम नहीं था कि उनको कुछ ज़मीन दे दी जाए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। राजा सैनिक को रेगुलर सैलरी दी जाती थी। और किंग थ्रू आउट द ईयर, यानी कि और मेंटेन आर्मी को जो है पूरे ईयर की जाती थी राजा के द्वारा, यानी राजा हमेशा मेंटेन करता था आर्मी को, ऐसा जो है। और उसके बाद प्रोबेबली मेड पंचमार्क कॉइन, और वो राजा ने जो कॉइन्स इशू किए थे उन्होंने जैसे पंचमार्क कॉइन का मतलब ऐसा गोल है इसमें कुछ स्पेशल फिगर बना देना, यानी कि जो नॉर्मल पर्सन ना बना पाए उस तरीके से बनाया जाता था। जैसे कि आपको मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगी आगे मिडिवल हिस्ट्री में, लेकिन थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूँगी कि जैसे MBT मोहम्मद बिन तुगलक था और उसने सिक्का तो बनवाया था, लेकिन सिक्का उसने इतना ईजी बनवा दिया था कि हर पर्सन उसको बनाने में स्पेशल एक्सपर्ट हो गया, और उसने इतने सिक्के बना दिए कि जब राजा ने कहा कि ये सिक्के नहीं चल रहे हैं तो ठीक है मुझे वापस कर दीजिए, तो लोग उसके पास वापस करने गए तो उसका पूरा खजाना खाली हो गया था। तो इस तरीके से पुराने राजाओं ने ऐसा नहीं किया था, पुराने राजाओं ने उसके बाद पंचमार्क यानी कि कुछ स्पेशल डिज़ाइन बना दिए, जैसे कि आज करंट का सिक्का आप देखेंगे तो आप नहीं बना सकते हैं, तो उसी तरीके से स्पेशल उन्होंने डिज़ाइन दे दी, जो है सपोजर भारत का नक्शा कुछ भी बना दिया तो जो हर पर्सन नहीं बना सकता था, इस तरीके से उन्होंने सिक्का इशू किया। अब हम टैक्स की बात करें तो तो जो है टैक्स जो है बिल्ड फोर्ट, यानी कि जो है महाजनपद जो थे वो फोर्ट बनाते थे, यानी किले हर जगह से दूर दूर थोड़ा सा वहाँ पर जो है कुछ सेनाएं रह सके, वहाँ पर जो है ऊंचे पर खड़े होकर देखा जा सके, इस तरीके से किले बनाए। और मेंटेन बिग आर्मी, और आर्मी को भी मेंटेन किया, बहुत बड़ी आर्मी में रखते थे मगध के राजा। और नीडेड मोर रिसोर्स, और उनको बड़े रिसोर्स की भी जरूरत थी। और उसके बाद कह रहा है कि नीडेड ऑफिशियल्स टू कलेक्ट दीज, तो इसलिए उनको जो है वो टैक्स कलेक्ट करने की भी आवश्यकता थी। डिपेंडिंग ओकेजनल गिफ्ट, वो ओकेजनल गिफ्ट के ऊपर डिपेंड कम होकर के वो टैक्स भी ज़्यादा डिपेंड होते थे। जैसे उनका टैक्स जो है कलेक्ट करने के कुछ क्राइटेरिया बताएंगे कहाँ कहाँ से होता था, जैसे टैक्स ऑन क्रॉप, यानी जो क्रॉप पे भी टैक्स लगाते थे वो। और उसके बाद कह रहा है टैक्स ऑन क्राफ्ट पर्सन, यानी जो क्राफ्ट पर्सन यानी जो क्राफ्ट बनाता था वो उसकी फीस में भी टैक्स लगाते थे। और उसके बाद हर्डर्स पे टैक्स ऑन एज
एनिमल एंड प्रोड्यूस, यानी कि वो जो हर्डर से भी जो लाइव स्टॉक को पालते थे तो उनसे भी टैक्स लेते थे। टैक्स ऑन गुड्स थ्रू ट्रेड, यानी जो व्यक्ति ट्रेड करता था उसके थ्रू भी ये टैक्स लेते थे। उसके साथ साथ लास्ट में अगर देखा जाए तो हंटर गिदरर्स आर प्रोवाइड टैक्स प्रोड्यूस टू राजा, यानी जो हंटर थे यानी जो है वो राजा के टाइम में यानी घोड़ा चलाते थे वो, और जो गिदरर्स यानी जो उनके यहाँ काम करते थे, तो उन सारे जो है हंटर्स और गिदरर्स यानी कि जो शिकारी होते थे वो, और जो है जो वहाँ से मतलब सामान बटोर के लाते थे खाने पीने के लिए, तो उनसे भी वो टैक्स लेते थे। उसके बाद चेंजेस इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में हम चेंज देखें तो क्या क्या हुआ था, तो उन्होंने 2 चेंज किए थे। एक तो उन्होंने आयरन का प्लोसेयर बनाया था, यानी कि जो है हल जैसे कि ये होता है ऐसे कुछ ऐसे करके, तो वो लकड़ी की जगह सोने का बना दिया, जिससे उनके प्रोड्यूस बढ़िया। नहीं मिट्टी का जैसे लकड़ी का है तो वो कम मिट्टी में घुसेगा, लेकिन जब जैसे लोहे का तो वो ज़्यादा मिट्टी को फाड़ के निकलेगा। तो इस तरीके से उन्होंने सोने की जगह लोहे की जगह तो लकड़ी की जगह लोहे का हल बना दिया, तो जिसकी वजह से प्रोड्यूस होने लगा। और उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा मतलब मिट्टी की खुदाई अच्छी से होने लगी। और उसके बाद दूसरा उन्होंने ट्रांसप्लांटिंग क्रॉप यूज़ किया। ट्रांसप्लांटिंग पैडी, यानी कि पहले क्या होता था, जैसे कि आप करंट में देखेंगे तो पहले जो है पैडी को खेत में डाल दिया जाता है, इकट्ठा ऐसे स्कैटरिंग कर दिया जाता है। उसमें जो वो कुछ दिन बाद वो उसमें ऑटोमेटिक वो निकलता है, मतलब सींचने के बाद उसमें जो प्लांट बनता है, तो उस प्लांट को उखाड़ करके दूसरे खेत में लगाया जाता है, यानी स्कैटरिंग कर दिया जाता है। ऐसे तो इसमें बहुत सारे रहेंगे तो उनको निकाल करके यहाँ से दूसरे खेत में थोड़ी दूर लगाया जाता है। तो इस तरीके से पैडी ट्रांसप्लांट कर दिया गया। उसके बाद जो है ना कि वो स्कैटरिंग वाला सिस्टम फॉलो किया गया। और उसके बाद प्लांट वुड स्प्राउट सैपलिंग ग्रोन विद प्लांटेड इन फील्ड, यानी उसको निराई गुड़ाई करके उसको जब लगाया गया तो जिसकी वजह से प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ गया, उनके सर्वाइव करने के लिए सरप्लस फूड हो जाता था। अब इसके बाद हम बात करें मगध की पर्टिकुलर, तो मगध बिकम अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपदार्थ, यानी मगध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके कुछ रीजन्स थे मैं जो कि आपको बताऊँगी कि जो है वो वहाँ पर नदियाँ भी बहती थी। 2 नदी थी, एक तो जैसे कि यहाँ पर मगध है ऐसे, और उधर से गंगा बहती थी और उधर से सोन बहती थी, यानी बीचों बीच में मगध था। तो गंगा और सोन आपस में जो है इंटरेक्ट होती थी। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है वो इंटरेक्ट मगध में बहती थी, और उसके बाद जो कि ट्रांसपोर्ट में काम आती थी, यानी कि जैसे इधर से भी है तो पहले इतना ज़्यादा आने जाने वाला सिस्टम तो सही से था नहीं, तो इसकी वजह से नदियों से ही ट्रेवल करते थे। तो उनके पास वाटर सप्लाई भी अच्छा होता था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी अच्छा था, और मेकिंग लैंड फर्टाइल, और वो नदियाँ उनको फर्टिलिटी, जैसे कि गंगा, आप तो ये जानते हैं क्या कि इंडियन जो है नॉर्दर्न प्लेट्यू गंगा, जिसको गंगा नदी का मैदान कहते हैं, प्लेन ऑफ गंगेटिक एरिया, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है, बिकॉज वो गंगा अपने द्वारा जो वो अपने साथ जो मिट्टी लाती है तो वहाँ पर छोड़ देती हैं ऐसे से। तो इस तरीके से उससे बना हुआ तो बहुत ज़्यादा जो है फर्टाइल एरिया है। और उनके पास जो है लैंड फर्टाइल भी था। उसके साथ साथ मगध में बहुत फॉरेस्ट भी थे, और फॉरेस्ट में एलिफेंट होते थे जिनका यूज़ हम जो है लड़ाई में करते थे, और सिर्फ फॉरेस्ट होने की वजह से आर्मी अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकता था। और फॉरेस्ट आल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज, यानी कि जो फॉरेस्ट होते थे वो जो है बिल्डिंग के लिए हाउस प्रोवाइड करते थे। उसके साथ कार्ट चैरियट, यानी उसे जो बनाई जाती थी गाड़ियाँ, उसको भी जो है प्रोवाइड करते थे लकड़ी। और बिसाइड दिस आयरन और माइंस एंड, वहाँ पर आयरन और की माइंस भी थी, जिससे वो स्ट्रॉन्ग टूल्स बना सकते थे, वेपन बना सकते थे। और उसके बाद मगध हैव 2 वेरी पावरफुल रूलर, यानी कि मगध के पास 2 रूलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जैसे बिंबिसार और अजातशत्रु, जो कि हर्यक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, ये दोनों बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। और उसके बाद हु आल्सो यूज्ड मीन्स टू कंक्वायर दियर जनपदार्थ, यानी कि वो जो है वो चाहता था कि जनपद पे वो कब्जा कर सके। महाजनपदार्थ नंदा वाज अनदर इम्पॉर्टेंट रूलर, और महाजनपदा अगर पद्मनंद को देखें ना, नंद डायनेस्टी में, तो वहाँ पद्मनंद भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था। जैसे कि आप देखा होगा वो आता था एक चंद्रगुप्त करके एक सीरियल, तो उसमें देखा होगा, तो महापद्मनंद बहुत ज़्यादा जो है मतलब महापद्मनंद का बेटा वो तो घनानंद था।
लेकिन महापद्मनंद अजातशत्रु के जो है का कोर्टियर था। उसके बाद धीरे धीरे उसने अपने राजा को ही मार करके गद्दी ले लिया, तो इसके लिए वो कहा गया है। और जो है शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, और कुछ पहले तो उनकी राजधानी मगध में जो है वो राजगृह हुआ करती थी, लेकिन फिर बाद के टाइम में उन्होंने पाटलिपुत्र अपनी राजधानी सेटल कर दी। More than 23,100 years ago, a ruler named Alexander, यानी जो 23,000 years ago जो है एक अलेक्जेंडर नाम का जो है कन्क्वेरर आया, जो कि मैसेडोनिया यानी करंट का मकदूनिया इसको कहते हैं। वहाँ से वो आया युद्ध करने के लिए, वो क्योंकि वो चाहता था कि पूरे वर्ल्ड पे उसका राज हो। बट वो जो है इजिप्ट और एशिया में तो उसने अपना राज स्थापित कर लिया, लेकिन जब वो इंडिया कॉन्टिनेंट पहुँचा तो उसके साथ सैनिकों ने जवाब दे दिया और उसके घोड़े भी मरने लगे। तो कहीं कहीं कहा जाता है कि वो उसके तो वो यहाँ जो कॉन्टिनेंट में ये हुआ कि उसके सैनिकों ने कहा कि हम युद्ध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके राजा उन्होंने सुना था कि यहाँ की सेनाएं बहुत मजबूत हैं। तो और दूसरी बात, ये तो रीजन उनका डरने का था, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो वो लोग उनके सैनिक बहुत टाइम से बाहर निकले हुए थे और जो है बिल्कुल थक चुके थे युद्ध करके, तो वो और युद्ध नहीं करना चाहते थे। तो ये भी कहा जाता है, और कहा जाता है कि उनके सैनिक डर गए थे, डरने की वजह से युद्ध करने के लिए मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। उसके बाद दे स्कैटर्ड हैड फियर्ड that the rulers of India vast armies and the foot soldiers chariot and elephant, उन्होंने राजाओं की जो है आर्मी के बारे में बहुत ज़्यादा सुन रखा था, तो इसी बात में उमेन भी कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट वज्जी। अब हमने मगध को तो देख लिया, मगध किस तरीके से था, और जो है अब वज्जी की बात करें तो वज्जी भी पावरफुल कंट्री था कैपिटल के उसके बाद जो है मगध के बाद, जिसकी राजधानी वैशाली थी। और अंडर गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के अंदर डिफरेंट जो है थोड़ा सा था, जिसमें जिसको गण कहा जाता था, यानी कि जहाँ वहाँ पर विष कहा जाता है इससे इसको गण कहा जाता था। फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट नोन एज द गण, यानी संघ, यानी उसको जो वज्र का राज्य था इसको हम गण कहा जाता था या संघ कहा जाता था। तो इन गण असंघ वेयर नॉट बने, दोनों एक नहीं है, बट मेनी रूलर्स ईच वन ऑफ दोज एज अ राजा, यानी कि दोनों संघ और गण एक नहीं है, बट कहीं कहीं जो है दोनों के लिए राजा का ही यूज़ कर दिया जाता है। उसकी बात करते हैं। और उसके बाद राजा परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर, यानी राजा उनके साथ एक रिचुअल्स परफॉर्म करता है, ये मंत्रियों के साथ होता था तो रिचुअल परफॉर्मिंग करता था। और दे आल्सो मेन असेंबलीज, यानी कि और उसके साथ जो है राजा असेंबली रखता था, असेंबली में अपने सारे सैनिकों अपने जो है कोर्टियर्स से बात करता था कि कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे युद्ध करना है, किसको हराना है, इन सभी चीज़ों पे वो बिल्कुल डिस्कस करता था अच्छे से। और वीमेन दास और कामकाज पार्टिसिपेट इन दिस could not participate in this assemblies, यानी कि जो अगर देखा जाए तो उस टाइम वीमेंस और दास जो थे स्लेव और कामाकार यानी जो काम करते रहते थे वो सब जो है उसमें अलाउड नहीं थे असेंबली में। उसकी बात करता है। उसके बाद कहते हैं कि अजातशत्रु और वज्जी, अगर हम देखें तो अजातशत्रु और वज्जी जो है, अजातशत्रु जो चाहता वो था वहाँ मगध का राजा था, लेकिन वो वज्जी पे भी शासन करना चाहता था। लेकिन जब उसने अपने जो है मिनिस्टर वास्कारा को भेजा जो है एडवाइस कर, तो जो उसने एक बौद्ध से एडवाइस दी। बौद्ध ने कहा कि जो है तुम्हें युद्ध करके टाइम वेस्ट ही होगा, कुछ नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि दे हैड फुल ऑफ फ्रिक्वेंट पब्लिश्ड असेंबली, यानी उनके पास एक नॉर्मल असेंबली है जिसके जो है यानी कि फ्रिक्वेंट असेंबली यानी कि जो उनके लिए तत्पर रहती है उस तरीके से एक सभा भी है। और उसके बाद कह रहा है कि दे मीट एंड एक्टेड टुगेदर, और वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बात भी करते हैं। दे ऑल फॉलोड एस्टैब्लिश्ड रूलर्स, यानी कि वो जो है अपने राजा को चूज भी करते हैं। और सम एक्सपेक्टेड सपोर्टेड एंड इवेंट्स टू एल्डर्स, यानी कि वो जो है सपोर्ट भी करते हैं उसका एल्डर्स का। और वहाँ पर है कि वीमेन वे आर नॉट हेल्ड, यानी उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ के जो वीमेन हैं उनको कैप्चर करके नहीं रखा गया, बल्कि उनको फ्रीली छूट दी गई है, जैसे कि मगध में ऐसा नहीं था।
तो वहाँ पर यह कहा गया कि वेमेंस को कैप्चर नहीं किया जाता था, उनको जो है मतलब पूरा फ्रीडम दिया जाता था कि कुछ भी कर सकें। और जो चैत्य की बात करता है तो वो मेंटेन करते गांव और रूरल्स, यानी उन्होंने कहा कि जो चैत्य है यानी कि जहाँ पर लोग रहते हैं उसको भी उन्होंने मेंटेन बिल्कुल किया है वहाँ रूरल एरिया और विलेज दोनों एरिया में, सॉरी टाउन्स एरिया और जो है रूरल एरिया दोनों जगह उन्होंने उसे चैत्य को जो है उन्होंने मेंटेन किया है। वाई सिंस सेंट हु फॉलोड डिफरेंट बिलीव्स from respected and the followed interlive on the country freely, यानी कि जो है सेंट हु फॉलोड, जो सेंट थे वो जो है फॉलो करते थे रिस्पेक्ट अलाउड अंडर द लीव्स एंड कंट्री फ्रीली, यानी कि वो कहते थे कि जो है रिलीजन नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से फ्री रहे। इस तरीके से भी बात करी गई जैसे कि आज करंट में है। और नेक्स्ट बात करता है कि राजा ऑफ द पावरफुल किंगडम से ट्राई टू कन्क्वायर द संघाज, यानी कि जो राजा होते थे वो पावरफुल होते थे और जो है अटैक करते वो उन्होंने भी, जो पावरफुल राजा थे उन्होंने भी संघ को अपने कैप्टन में करने के लिए, कैप्चर करने के लिए कोशिश की। और दीज लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और बहुत लॉन्ग टाइम में देखा जाए तो टिल अबाउट 1500 ईयर्स अगो व्हेन द लास्ट ऑफ गनाज संघाज वेर कन्क्वर्ड बाय गुप्ता रूलर्स, यानी गनाज संघ को गुप्ता रूलर के द्वारा जीत लिया गया 1500 साल बाद, तो जिसकी हम अगले चैप्टर में बात करेंगे 9th चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग सुनिए, अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।